हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ते होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोग के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूँ। इसमें हम पढ़ने वाले भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हम भूगोल के पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो ऑलरेडी करवा दिए हैं। 401 से लेकर 475 तक प्रश्न। आज हम 475 से 500 के बीच प्रश्न करवाने वाले हैं। दोस्तों, ये मेरा जो जीके के 1000 सीरीज प्रश्न चल रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियोस आप नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक लगा हुआ है, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो दोस्तों ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज के मेरा पहला प्रश्न जो 476 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बॉक्साइट की एक प्रमुख खान है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोहरदगा। देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। जावर में जस्ते की खान है, वही क्षेत्रीय तांबा उत्पादन के लिए प्रमुख है। दोस्तों, ये प्रश्न इतना भी है जो ये भूगोल में ऑलरेडी ना जाने कितना बार बीपीएससी में ऑलरेडी प्रश्न ये पूछा गया है। देखिए दोस्तों, और ये बॉक्साइट खनिज की प्रमुख खान पलामू व लोहरदगा बगरू पहाड़ झारखंड के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है एवं इसकी उत्पत्ति का संबंध लेटेराइट चट्टानों से ही। हाँ दोस्तों, अगर इस सब का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक लगा हुआ है। तो दोस्तों आगे देखिए, अबरख के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये प्रथम स्थान है। भारत में विश्व का लगभग 60% अबरख का उत्पादन किया जाता है। अबरख उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। वही अबरख अग्नेय तथा कयांतरित चट्टानों में सीट के रूप में पाया जाता है। इसमें देखिए, अबरख के 3 प्रमुख प्रकार हैं, रूबी अबरख, मॉस्कोबाइट, बापोटाइट अबरख। अबरख का उत्पादन प्रमुख राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड है। इसी में देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है जो 478 नंबर प्रश्न है, टंगस्टन कौन से राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ये राजस्थान में सबसे अधिक टंगस्टन ये पाए जाते हैं। इसमें देखिए इसकी व्याख्या, टंगस्टन के प्रमुख भंडार राजस्थान के डेगाना नागौर में है। यह विश्व में सर्वाधिक चीन में पाया जाता है टंगस्टन। वही टंगस्टन का प्रमुख ऑक्साइड वोल्फ्रामाइट सिलाइट है। इसमें देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 1867 ईस्वी के माकुम क्षेत्र में ये किया गया था, जिसका उत्तर हो जाएगा बी। इसी में देखिए इसकी व्याख्या आगे, भारत में अधिकांश खनिज तेल भंडार का संबंध अवसादी चट्टानों से है, जिनका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ था। भारत में पहली बार 1867 ईस्वी को असम के माकुम क्षेत्र से पहली बार तेल निकाला गया। इससे पहले असम के ही नहरपुंग क्षेत्र में 1866 ईस्वी को असफल प्रयास किया गया। इसी में देखिए, भारत में तेल अन्वेषण का कार्य प्रमुख रूप से ऑयल इंडिया लिमिटेड व ओएनजीसी द्वारा किया जाता है। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बॉम्बे है, जो महाराष्ट्र में है। इसी में देखिए इस प्रश्न की व्याख्या, भारत में सर्वाधिक मात्रा में खनिज तेल का उत्पादन बॉम्बे है, जो महाराष्ट्र से हो रहा है। देश के कुल खनिज तेल उत्पादन का 60% भाग इसी क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। बॉम्बे तट से 176 किलोमीटर दूर स्थित है। भारत के अपतटीय क्षेत्र मुंबई हाई तेल क्षेत्र, बसाई तेल क्षेत्र, खंबात के खाड़ी क्षेत्र में है। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इस प्रश्न का उत्तर होगा तारापुर, वो महाराष्ट्र में। इसी में देखिए, हमारा जो व्याख्या है इसी में, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर, जो महाराष्ट्र में सन 1969 ईस्वी को यूएसए के सहयोग से
तारापुर परमाणु विद्युत गिरी मुंबई के निकट तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा केंद्र रावत भाटा राजस्थान में सन 1972 को कनाडा के सहयोग से ये किया गया है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बाबा बुदन की पहाड़ी एवं केंद्रमुख क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी में देखिए इस प्रश्न की व्याख्या, बाबा बुदन की पहाड़ी एवं केंद्रमुख क्षेत्र चिक्कमंगलूर लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अलावा बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। कर्नाटक में बेल्लारी तथा चिक्कमंगलूर प्रमुख हैं उत्पादन जिले हैं। बेल्लारी जिले में हेमेटाइट उत्तम किस्म का लोहा है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत में सीसा उत्पादन में एकाधिकार किस राज्य का है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये राजस्थान, उत्तर हो जाएगा ए। इसी में देखिए इसकी व्याख्या, सीसा उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। राजस्थान में जावर उदयपुर प्रमुख सीसा उत्पादन स्थल है। वही सीसा अयस्क मुख्यतः गैलेना नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। जावर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा इसके निकालने का काम किया जाता है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 54.6% जो है ये कृषि पर निर्भर है। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत लगभग 54 अजीब क्षेत्र के लगभग 51 कृषि कार्य होते हैं। वर्ष 2019 से 2020 में घटकर सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान मात्र 15.96% रहा गया है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ये डी, बलारा कृषि। देखिए यहाँ से इसकी व्याख्या, उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूम कृषि भी कहा जाता है। श्रीनगर में इसे चेन्नई कहा जाता है और ब्राज़ील में इसे रोका कृषि कहा जाता है। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को वलारा कहा जाता है। राजस्थान में वलारा कृषि को मैदानी भागों में दजिया व पर्वतीय क्षेत्रों में चिम्माता कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें झूम कृषि के बारे में। झूम कृषि वो होते हैं जो आदिवासी के द्वारा ये किया जाता है। जो जंगली क्षेत्र में लोग रहते हैं, यहाँ पे जंगल को जो है साफ करके ये इसमें आग लगाकर राख को पूरा खेत में वितरण कर दिया जाता है। और जब तक इसमें कृषि योग्य भूमि रहते हैं उपजाऊ, तब तक इसमें खेती करते हैं इस जगह पे। फिर इस जगह को छोड़कर कोई दूसरा स्थान को ढूंढते हैं, उसे कोई झूम कृषि कहा जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जलवायु के आधार पर फसलें हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपको हम बता दें, खरीफ फसल जो है ये जून से जुलाई माह में बोई जाती हैं, अक्टूबर से नवंबर माह में काटी जाती है। जो खरीफ फसल के अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली आते हैं। वही रबी फसल जो है ये अक्टूबर से नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च से अप्रैल माह में काटी जाती है, जिसके अंतर्गत आते हैं दलहन जैसे गेहूँ, ये सब आते हैं। और जायद फसल जो है फसल मई जून में बोई जाती है। इसके प्रमुख फसल तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब आदि। देखिए इस प्रश्न की व्याख्या यहाँ सब समझिए। भारत में जलवायु के आधार पर फसलें को 3 भागों में बांटा गया है। खरीफ फसल जो हम आपको बताए हैं, खरीफ में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली। रबी में गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। जायद में तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला ये आदि आते हैं। दोस्तों हालांकि अब तो फसल करेला सब तो हर महीना में भी, कुछ महीना छोड़कर हर महीना में और फसल हो जाते हैं। जैसे कि चावल भी
दो मौसमें होते हैं, एक गर्मा धान होते हैं और एक जो नवंबर से दिसंबर माह में काटे जाते हैं वो भी धान होते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत की चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश को चीनी कटोरा कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में ईख जो है ये उत्तर प्रदेश में ही होता है। जो फिलहाल में कभी कल महाराष्ट्र आ जाते हैं प्रथम और कभी कल उत्तर प्रदेश भी आ जाते हैं। इसी में देखिए इस प्रश्न का व्याख्या यहाँ से, भारत में चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम है। दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं ज़रूर इस सब को नेट पर सर्च करके जो प्रथम स्थान पर कौन किया है उसको देख कर ज़रूर जाए, क्योंकि ये डेटा पुराना वाला है। अभी फ़िलहाल में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, इससे पहले उत्तर प्रदेश था चीनी के उत्पादन में। इसी में देखिए भारत की चीनी कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, जो कभी कल महाराष्ट्र भी हो जाते हैं। इस सब को याद करके रखिए। यहाँ देश के लगभग 45% गन्ने का उत्पादन भी किया जाता है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, चाय की फसल के लिए कौन सी मृदा मतलब मिट्टी उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये लेटेराइट मृदा उपयुक्त है। इसी में देखिए इसकी व्याख्या, चाय की कृषि के लिए उपयुक्त मृदा लेटेराइट है। चाय की फसल मूल स्थान तियाना शान पर्वतमाला चीन में है। चाय बौद्ध धर्म का पवित्र पेय पदार्थ है। देश में चाय उत्पादन में असम प्रथम स्थान। यह ब्रह्मपुत्र नदी घाटी व सुरमा नदी के घाटी में चाय का उत्पादन कृषि की जाती है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, सोनालिका सुजाता कल्याण कौन सी फसल की किस्में हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गेहूं की। यहाँ पे देखिए इसी में देखिए इसकी व्याख्या, गेहूं एक शीतोष्ण जलवायु की फसल है। गेहूं की फसल किस्में मैक्सिकन सोना, सोनालिका, सुजाता, लाल बहादुर, कल्याण आदि ये किस्में हैं। वही चावल के बाद यह देश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 10% एवं कुल बोए गए क्षेत्र के 13% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये गेहूं पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। इसी में देखिए इसकी व्याख्या, गेहूं शीतोष्ण जलवायु की फसल है और हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं की फसल का बढ़ा है। भारत में विश्व के लगभग 12.5% गेहूं का उत्पादन होता है। वही हरित क्रांति के पश्चात गेहूं में उच्च उत्पादकता एवं उत्पादन प्राप्त किया गया है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कॉफ़ी की किस्में हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्टा उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त डी हो जाएगा उसका उत्तर। यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या, ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और ब्राज़ील में कॉफ़ी के 3 किस्में पाई जाती हैं, अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्टा। विश्व के कुल कॉफ़ी उत्पादन का मात्र 4% उत्पादन भारत में किया जाता है, किंतु इसका स्वाद उत्तम होने के कारण इसकी मांग विदेशों में अधिक रहती है और कॉफ़ी के बागान को ब्राज़ील में फेजेंटा कहा जाता है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है? तो दोस्तों अभी जस्ट आपको हम बताए हैं खरीफ की फसल में जो आपको चावल आते हैं ये मक्का, सोयाबीन, गेहूँ नहीं आते हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा ये डी। इसी में देखिए इस प्रश्न की व्याख्या, खरीफ की फसल वर्षा काल की फसल है जो जून जुलाई में बुआई करके सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती है। दोस्तों भारत में चावल, कपास, मक्का, जूट, सोयाबीन, बाजरा खरीफ की फसल है। दोस्तों यहाँ पर सितंबर अक्टूबर दिया हुआ है, ये अक्टूबर नवंबर भी ये होता है। इसी में देखिए लास्ट दिसंबर तक भी चला जाता है। गेहूँ रबी की फसल है। खरीफ की फसलों के दक्षिण पूर्वी मानसून वर्षा से अधिक लाभ होता है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ये सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र होगा। इसी में देखिए इसकी व्याख्या, भारत में सोयाबीन के लिए मालावा का पठार जो सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य में महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश। सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत बार बनता है, जो सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो हो जाएगा सोयाबीन। विश्व में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक सकल बोया गया क्षेत्र की फसल के अंतर्गत है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये चावल हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा जो व्याख्या है, भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। यह एक उष्ण अर्धकटिबंधीय फसल है। इसकी 3000 से भी अधिक किस्में हैं। देश में सकल बोई गई भूमि के 23% में चावल उगाया जाता है। इसी में देखिए आगे, चीन के बाद भारत के विश्व में दूसरा स्थान है। चीन में सबसे अधिक मात्रा में चावल उत्पादन किया जाता है। इसके बाद दूसरा स्थान पर भारत है। और देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कयाल किया है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये केरल की लैगून है ये। इसी में देखिए इसकी व्याख्या आप समझिए। यहाँ पे पश्चिमी तटीय मैदानों का सबसे दक्षिणी हिस्सा मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 550 किलोमीटर और चौड़ाई 20 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच है। मालाबार तट का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य के तट के सहारे हैं। इन क्षेत्रों में बालुका स्तूपों की उपस्थिति के कारण उनके छिछले लैगून और पस जल निर्मित हुए, जिन्हें यहाँ कयाल कहते हैं। बेम्बानाद तथा अष्टमुदी केरल की कयाल लैगून के कुछ उदाहरण हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान ये संयुक्त परियोजना है। जो इसकी व्याख्या से आप यहाँ समझिए, भाखड़ा नांगल बांध पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो हिमाचल प्रदेश भाखड़ा एवं पंजाब नांगल में सतलुज नदी पर स्थित है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपको पूछ लिया जाएगा, ये भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो हो जाएगा सतलुज नदी पर। इस बांध के पीछे गोविंद सागर झील है। भूकंपीय क्षेत्र में स्थित यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों में नाभिक को जोड़ती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये सिलचर एवं पोरबंदर को। दोस्तों आपको ये भी पूछ लिया जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना किससे संबंधित है, तो अलग अलग ऑप्शन दिया जाएगा। ये जो है ये रास्ता जो NHS से संबंधित है। इसी में देखिए इसकी व्याख्या यहाँ समझिए, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी एवं पश्चिमी गलियारा है जो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। यह मार्ग NH-27 के नाम से भी जाना जाता है। NH-27 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है जी सबसे लंबा NH कौन है, तो हो जाएगा NH-47। NH मतलब होता है नेशनल, S से होता है हाईवे। यह परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना वर्ष 2001 में शुरू की गई। यह परियोजना भारत के सबसे बड़ी तथा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी योजना है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये राष्ट्रीय राजमार्ग 85 हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा सी। इसी में देखिए इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 छपरा को गोपालगंज से जोड़ता है। जो 92 किलोमीटर लंबी का यह राजमार्ग छपरा सिवान होते हुए गोपालगंज को जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 1960 ईस्वी में ये किया गया था। राष्ट्रीय जो BRO सीमा सड़क संगठन की स्थापना किया गया था। इसी में देखिए संगठन का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देना था। सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख में से लेह तक संसार के सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया है। इसी में देखिए हमारा अगला, दिल्ली, मुंबई व चेन्नई कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा NH मतलब नेशनल हाईवे 48 को ये जोड़ती है। इसी में देखिए इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप, दिल्ली, मुंबई व चेन्नई NH
48 से जुड़े हुए हैं। NH-48 भारत का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसमें आपको पूछ लिया जाएगा सबसे अधिक जो व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन हो जाएगा, तो NH-48 जो भारत के सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली से जयपुर तक किशनगढ़ एक्सप्रेस व नेशनल एक्सप्रेस 1 उदयपुर से बड़ोदरा और बड़ोदरा से बम्बई सहित अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग से विलय किया जाता है। दोस्तों इससे आगे प्रश्न जो है अगला वीडियो में पढ़ाएंगे को। दोस्तों इस टॉपिक को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।